नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 9 हिंदी साहित्य का इतिहास हम देख रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आधुनिक काल की चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक काल में हम भारतेंदु युगीन पद्य साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भारतेंदु युग को संक्रांति काल भी कहा जाता है। भारतेंदुकालीन जो काव्य क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है। तत्कालीन कवियों ने समकालीन परिवेश के प्रति जागरूक रहकर देशवासियों को सचेत करने का प्रयत्न किया है। सामाजिक चेतना मानो इस संक्रांति काल या भारतेंदुकालीन रचनाकारों का धर्म रहा है। उनके काव्य साहित्य की विशेषताओं की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने 3 विशेषताओं की चर्चा की है। पहली विशेषता राष्ट्रीयता या देश प्रेम से संबंधित हमने देखा है कि इस कालखंड के कवियों ने अपने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता या देश प्रेम से संबंधित लोगों को जागरूक करने का काम किया है या लोगों के मन में देश प्रेम, देशभक्ति जगाने का काम उन्होंने किया है। इतना ही नहीं तो अंग्रेजों की जो कूटनीति है, उनकी जो शोषण नीति है, उसका भी उन्होंने तीव्र शब्दों में विरोध किया है। उसके कई उदाहरण हमने इस विशेषता के अंतर्गत देखे हैं। उसके बाद दूसरी जो विशेषता हमने देखी है वह सामाजिक चेतना की है। सामाजिक चेतना के अंतर्गत भी हमने उसकी चर्चा की है कि एक तरफ परंपरावादी लोग थे तो दूसरी तरफ अंग्रेजी सभ्यता के प्रति उसको जताने वाले या उसको मानने वाले भी लोग थे। सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने का जो काम है इस कालखंड के कवियों ने किया है। समाज की कई सारी जो प्रवृत्तियां हैं, रूढ़ी हैं, अन्य अत्याचार है, अंधश्रद्धा है, कर्मकांड है, व्रत विवाह है, भूतादि पूजन है, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बेकारी, तो इस प्रकार की कई सामाजिक समस्याओं का जो चित्रण है इस कालखंड के कवियों ने किया है। उसकी भी चर्चा हमने विस्तृत की है। उसके बाद तीसरी जो विशेषता हमने देखी है वह हास्य व्यंग्य शैली की। तो इस कालखंड के कवियों ने हास्य व्यंग्य शैली के अंतर्गत रचनाएं की है। विशेषकर समकालीन जो राजनीतिक विसंगति है उस विसंगति पर हास्य व्यंग्य करने का प्रयास किया है। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियां, परंपरा आदि विषयों पर भी इस कालखंड के कवियों ने हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। कविता के साथ साथ इस कालखंड के रचनाकारों ने अन्य जो विधाएं हैं, गद्य की जो अन्य विधाएं हैं उसके अंतर्गत भी इस प्रकार का हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। उसकी भी चर्चा हमने की है। उसके बाद अगली जो विशेषता है उसकी चर्चा आज हमें करनी है। चौथी विशेषता प्रकृति चित्रण है। तो इस कालखंड के कवियों ने प्रकृति के चित्रण में परंपरा का जो निर्वाह है किया है। परंतु हम देखते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह जैसे कवियों ने प्रकृति के दृश्यों का सूक्ष्म चित्रण किया है। कहीं प्रकृति के प्रेरक तो कहीं प्रकृति के उद्दीप्त जो चित्रण हैं उनके कविता में देखने को मिलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत बसंत होली, अंबिका दत्त व्यास कृत
पावस पचासा, गोविंद वल्लभकृत षट ऋतु और पावस पद्योनिधि। तो इस प्रकार की जो रचना है, इन रचनाओं में बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु का जो आलंबनात्मक प्रकृति का जो चित्रण है वह विरल मात्रा में देखने को मिलता है। उनके स्थान पर ऋतु विशेष में नायिका की जो मनोदशा है उसका वर्णन करने का महत्वपूर्ण जो प्रयास है, या नायिका का प्रकृति के साथ चित्रण करने का जो सूक्ष्म प्रयास है वह इस कालखंड के कवियों ने किया है। उदाहरण के तौर पर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्राप्त समीर कविता को देख सकते हैं। उसके बाद प्रेमघन की मयक महिमा है, प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पांजलि जैसी जो कविता हैं, उन कविताओं में प्रकृति के स्वतंत्र चित्रों का आभास तो होता है, लेकिन प्रेमघन के कविता के अंतर्गत प्रकृति के माध्यम से वियोग का भी चित्रण यहाँ करने का प्रयास हुआ है। जैसे कि उनकी एक कविता के माध्यम से हम देखते हैं कि प्रकृति के माध्यम से वियोग का वर्णन वह किस प्रकार करते हैं। बागियन बसंत बसेरो क्यों बसिए तेही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। तो इस प्रकार प्रेमघन के कविताओं के अंतर्गत वियोग का प्रकृति के साथ चित्रण करते हुए यह दिखाई देते हैं। अन्य रचनाकारों द्वारा भी इस प्रकार का जो निसर्ग का या प्रकृति का जो चित्रण है किया हुआ दिखाई देता है, लेकिन उनकी मात्रा कम रही है। तो इस प्रकार लगभग सभी कवियों ने अपने कविताओं के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण करने का प्रयास किया हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगली जो छठी विशेषता है वो पुरातन और नूतन का समन्वय। ये जो विशेषता है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। भारतेंदु युगीन जो कवि है उन कवियों ने प्रमुखतः दो काव्यधाराओं को प्रवाहित करने का प्रयास किया है। एक है श्रृंगारकालीन पतनोन्मुखी काव्यधारा और दूसरी है युगीन काव्यधारा। तो इस प्रकार ये जो दो प्रकार की जो काव्यधाराएं हैं, इन दो काव्यधाराओं का जो दर्शन है इस कालखंड के साहित्य में देखने को मिलता है। जैसे कि श्रृंगारकालीन जो पतनोन्मुखी काव्यधारा और जो दूसरा काव्यधारा का जो रूप है वो योगीन काव्यधारा का है। अर्थात इस समय जो पूर्ववर्ती परंपरा है, इनकी भारतेंदु युग के पूर्व की जो परंपरा है उसका भी स्वीकार किया गया है, और जो नई प्रवृत्ति है आधुनिक कालखंड में जो नए नए विषय हैं उसको भी अपनाने का प्रयास किया है। यानी कि जो पुरातन है उसका भी स्वीकार किया गया है और जो नूतन है उसका भी, यानी कि दोनों का, पुरातन और नूतन का समन्वय करने का जो प्रयास है इस कालखंड के कवियों ने किया है। श्रृंगारिकता के साथ साथ भक्ति की जो प्रवृत्ति है वह भी इस कालखंड के अंतर्गत दिखाई देती है। हम जानते हैं कि ये जो श्रृंगार काल है, जैसे कि रीतिकाल को कुछ विद्वानों ने श्रृंगार काल कहा है, भारतेंदु के पूर्व का जो काल है वह श्रृंगार काल कहा गया है। और श्रृंगार काल के पतन के बाद भी इस कालखंड के अंतर्गत इस प्रकार का श्रृंगारिक जो चित्रण है करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया है। और श्रृंगार काल के पूर्व का जो काल है जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, तो भक्ति की जो प्रवृत्ति है या इस प्रकार की जो कविता है वह भी इस कालखंड के अंतर्गत देखने को मिलती है। अर्थात ही भक्ति काल और रीति काल दोनों कालखंडों की जो प्रवृत्तियां हैं, जो विषय हैं, उसको भी अपनाने का प्रयास इन्होंने किया है। और उसके साथ साथ जो नया है, नए का भी उन्होंने स्वीकार किया है, उसका भी स्वागत अपने कविता के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार भक्ति परक जो कविता है उसके साथ साथ उन्होंने देशभक्ति का भी स्वीकार किया है। तो इस प्रकार कहने का जो तात्पर्य इतना है कि भक्ति परक कविताएं
देशभक्ति से कम है और उसमें निर्गुण भक्ति की साधना अधिक परिलक्षित होती है। इसलिए जो ब्रह्म विचार है इनकी कविता का विषय नहीं रहा है, परंतु जो नश्वरता है, मोह माया, आडंबर का जो विरोध है इस कालखंड के काव्य में देखने को मिलता है। जो भक्तिकालीन साहित्य की ये प्रवृत्ति आ रही है तो उसका उन्होंने स्वीकार किया है। वैसे राम की अपेक्षा कृष्ण काव्य की जो रचना है इस कालखंड में अधिक हुई है। भारतेंदु, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी आदि की जो कविता है तो इस संदर्भ में उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किया है। प्रताप नारायण मिश्र के अतिरिक्त सभी जो मुख्य इस कालखंड की जो मुख्य जो कवि है उन्होंने श्रृंगार का वर्णन भी करने का प्रयास किया है। संक्रांति काल होने के कारण, अर्थात ये जो भारतीय युग है वह संक्रांति काल है और इस प्रकार का संक्रांति काल होने के कारण इस युग में कुछ रीति ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो इस कालखंड के अंतर्गत कुछ रीति ग्रंथों का भी लेखन हुआ है। जिस प्रकार रीति काल में ऐसे कुछ रीति ग्रंथों की रचनाएं हुई है तो उसका भी अनुसरण इस कालखंड के कवियों ने किया है। उल्लेखनीय ऐसे इस कालखंड के यानी कि भारतीय युग के कवियों में हम ऐसे कुछ प्रमुख कवियों का और उनकी रचनाओं का भी उल्लेख कर सकते हैं। जो रचनाएं रीति ग्रंथ के जो विशेषता है या रीति ग्रंथ की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। इसमें लच्छीराम कृत माहेश्वर विलास रामचंद्र भूषण है, मुरारी दीन का जसवंत जसोभूषण, बाल गोविंद मिश्र कृत बालचंद्र प्रकाश प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रस कुसुमाकर, कन्हैयालाल पोद्दार का अलंकार प्रकाशन इस युग के प्रमुख रीति ग्रंथ रहे हैं। इस तरह पूर्व परंपरा को अपनाते हुए इस काल के जो कवि है या उनका जो काव्य है उनके काव्य में परिवर्तित जो परिवेश है, वातावरण है, उसके अनुरूप सामाजिक राजनीतिक चेतना को भी अभिव्यक्त करने का प्रयास हुआ है। तो इस दृष्टि से जो पुराना है उसका भी स्वीकार किया गया है और जो नया है उसका भी इन्होंने स्वागत किया है या स्वीकार किया है। तो इस प्रकार भारतेंदु युगीन या संक्रांति कालीन कवियों के साहित्य में हमें पुरातन और नूतन का समन्वय देखने को मिलता है। उसके बाद अगली जो विशेषता है, सातवीं विशेषता श्रृंगारिकता की है और इस दृष्टि से जैसे कि जिसका उल्लेख इसके पूर्व भी हमने किया है, पुरातन के अंतर्गत ये जो श्रृंगार काल है तो उसका भी उल्लेख या स्वीकार इस कालखंड के कवियों ने किया है। तो ये जो श्रृंगारिकता है यह इस समय की प्रमुख विशेषता हम उसको नहीं कह सकते, ये तो इस कालखंड की गौण विशेषता रही है, क्योंकि ये रीतिकाल की प्रमुख विशेषता थी। क्योंकि रीतिकाल के पतन के साथ साथ ये जो विशेषता है वह धूमिल होती गई है। फिर भी भारतेंदुकालीन कवियों ने ये जो श्रृंगार रस है उस श्रृंगार रस को कुछ हद तक अपनाने का प्रयास किया है। इस प्रकार की कुछ श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी है, क्योंकि वे ये जो रस है, श्रृंगार रस है, उस श्रृंगार रस को काव्य का आत्मा मानते थे। प्रताप नारायण मिश्र के अतिरिक्त प्रायः सभी जो मुख्य कवि हैं उन कवियों ने श्रृंगार रस के अंतर्गत लेखन करने का या श्रृंगार का जो वर्णन है करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से उल्लेखनीय कवियों में प्रेमघन है और प्रेमघन ने सौंदर्य, प्रेम और विरह का वर्णन इस प्रकार की जो विशेषता है उसके अंतर्गत उन्होंने किया है। साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, ये उनकी जो कविता है, उनकी इन कविताओं के अंतर्गत ये श्रृंगारिकता का जो चित्रण है हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार भक्ति श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार, ये दोनों प्रकार की श्रृंगारिकता की ये जो
उसके जो अंग है, इन दोनों का समावेश इस कालखंड के इन कवियों के काव्य में देखने को मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं प्रेम दशा का जो वर्णन है बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अर्थात उनकी इस कविता के माध्यम से ये जो श्रृंगारिकता का सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने श्रृंगारिकता का वर्णन किया है। अगली जो काव्य विशेषता है वो मुक्तक काव्य रूपों का प्रयोग, अर्थात इस विशेषता को हम कला पक्ष के अंतर्गत देख पाते हैं। तो इस युग के अधिकांश काव्य में मुक्तक काव्य रूपों के माध्यम से लेखन किया गया है। मुक्तक काव्य के अंतर्गत जैसे कि ठुमरी, दादरा आदि जो राग रागिनियां हैं, इन राग रागिनियों की प्राचीन जो पद शैली है तथा लावनी जैसे जो लोक गीतों की शैली का भी इस युग के कवियों ने प्रयोग किया है, या लावनी जैसे लोक गीतों की जो शैली है उसको भी इस कालखंड के कवियों ने अपनाया है। इतना ही नहीं तो उर्दू की जो गजल है तो इस गजल जैसे काव्य रूपों का भी प्रयोग भारतेंदु और प्रेमघन जैसे कवियों के काव्य में देखने को मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र ने कुछ शेर और मसरियां भी लिखी है। इतना ही नहीं तो हरिनाथ पाठक, प्रेमघन, अंबिका दत्त की कुछ ऐसी कविताएं हैं जिसके अंतर्गत हम प्रबंधात्मकता को देख पाते हैं। तो इस दृष्टि से इस काल की कुछ कविताएं जो परंपरागत छंदोबद्ध जो रचना है उसके अंतर्गत लिखी हुई नजर आती है। भारतेंदु की रानी छलम लीला देवी, तन्मय लीला, ये जो प्रबंध गीत हैं वह भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार इस समय की जो विविध रचनाएं हैं, इन रचनाओं के अंतर्गत मुक्तक काव्य रूपों के अंतर्गत आने वाले अलग अलग जो प्रकार हैं, अलग अलग उसके जो अंग है, उसके माध्यम से काव्य रूपों का निर्माण किया है। तो इस प्रकार जो परंपरागत जो काव्य शैलियाँ थी या परंपरागत जो छंद थे, उन छंदों के साथ साथ नए नए जो छंद हैं, इसके अंदर ठुमरी, दादरा जैसी राग रागिनियाँ हैं, मराठी की लावनी जैसे जो लोकगीत हैं, या उर्दू की गज़ल जैसी जो काव्य शैली या काव्य रूप है, उसके साथ साथ शेर है, मसरियाँ हैं, उसका उन्होंने प्रयोग किया है। कहने का मतलब इतना ही है कि इस कालखंड के कवियों के साहित्य में मुक्तक काव्य रूपों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगली 8वीं जो विशेषता है वह अंग्रेजी संस्कृत काव्य रचनाओं का अनुवाद। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के कुछ जो कवि हैं, उन कवियों ने संस्कृत और अंग्रेजी रचनाओं का अनुवाद हिंदी में किया है। अर्थात ये जो अनुवाद की जो प्रक्रिया है या प्रारंभ है, इस कालखंड से हम देख पाते हैं। इस कालखंड के जो प्रमुख जो कवि है जिन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है, उनमें उल्लेखनीय नामों के अंतर्गत राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुवादित जो रचना है रघुवंश का उन्होंने अनुवाद किया है, जो 1877 में किया। मेघदूत का भी उन्होंने अनुवाद किया है। ये संस्कृत की महत्वपूर्ण रघुवंश और मेघदूत जैसी जो रचना है उसका उन्होंने अनुवाद किया है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र को उन्होंने तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजंती शीर्षकों के माध्यम से उसको अनुवादित किया है। तो इस प्रकार ये जो अनुवाद की जो प्रक्रिया है इस कालखंड के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ बाबूराम तोताराम या बाबू तोताराम द्वारा जो वाल्मीकि रामायण है, तो उसका राम नारायण शीर्षक से उन्होंने भाषांतर भी, अर्थात काव्य कला की दृष्टि से
अर्थात ये जो रचना है बहुत ही साधारण सा उन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार सहजता से, जैसे कि यहाँ ये जो बाबू तोताराम है, उन्होंने वाल्मीकि का जो रामायण है राम नारायण शीर्षक से ये जो भाषांतर काव्य कला की दृष्टि से, अर्थात वह एक साधारण सा प्रयास रहा है। ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुवादित जो रचना है, जैसे कि उन्होंने ऋतुसंहार और मेघदूत ये जो रचना है, तो इस काल की एक विशिष्ट जो कृतियों के रूप में हम उसको देखते हैं। उसके साथ साथ कुमार संभव, रघुवंश है, ऋतुसंहार है, तो ये जो संस्कृत की प्रमुख रचना है, इन रचनाओं का भी जो अनुवाद है लाला सीताराम द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार इन अनुवादों में हम देखते हैं कि दोहा, चौपाई, जो धनाक्षरी आदि छंदों का जो प्रयोग है उन्होंने किया है, परंतु अनुवाद की भाषा, सामान्य स्तर की जो भाषा है वह भी लक्षित होती है। तो इस प्रकार एक सामान्य भाषा के माध्यम से सहजता से उन्होंने इस प्रकार की संस्कृत और अंग्रेजी की महत्वपूर्ण जो रचना है उसका अनुवाद किया है। अब तक हमने जिन रचनाओं का उल्लेख किया है ये सारी संस्कृत की रचनाएं थी। जिस प्रकार संस्कृत की प्रमुख रचनाओं का अनुवाद इस कालखंड के प्रमुख कवियों ने किया है, उसी प्रकार अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का जो अनुवाद है वह भी हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण कवियों ने किया है। अंग्रेजी काव्य कृतियों का रूपांतर करने का जो कार्य है इसकी श्रीधर पाठक ने किया है। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ कृत हर्मिट और डिजर्टेड विलेज ये जो दो रचना है, उन दो रचनाओं को उन्होंने, जैसे कि एकांतवासी योगी और उजड़ा ग्राम नाम से या शीर्षक से, ये दो रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया है। इन अनुवादों में हम देखते हैं कि ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली भाषा का भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि भारतेंदु युगीन काव्य की दो भाषाएं रही है, एक ब्रज भाषा और दूसरी खड़ी बोली रही है। तो इस प्रकार संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है या साहित्य है उसका हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास इस कालखंड के कवियों ने किया है। तो इस प्रकार काव्यानुवाद या काव्य कृतियों का जो भाषांतर है इस कालखंड में, इस युग में होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अंतिम जो नवी विशेषता है वो काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग। हम देखते हैं कि काव्य में ब्रज भाषा का जो प्रयोग है, इस युग की जो भाषा है वह उर्दूमय हो गई थी। जैसे कि ये जो कालखंड है, जिस प्रकार साहित्य की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण कालखंड रहा है, उसी प्रकार भाषा की दृष्टि से भी ये जो कालखंड है वो महत्वपूर्ण रहा है। इस युग की भाषा उर्दूमय हो गई थी। उसका कारण ये है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र जैसे जो कवि है वो कवि उर्दू भाषा भी अच्छी तरह से जानते थे। अर्थात ये अनेक भाषाओं के जानकार थे। अर्थात उनका उर्दू, अरबी, फारसी भाषा पर अधिकार रहा है। तो इस दृष्टि से इन कवियों ने अपने कविता के अंतर्गत उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। परंतु खड़ी बोली की जो कविता हैं उन कविताओं में ब्रज भाषा के शब्द अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार भाषा का एक जो मिश्रित रूप है वह भी यहाँ देखने को मिलता है। उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के शब्दों को भी उन्होंने अपनाया है, परंतु दूसरी तरफ जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का साहित्यिक क्षेत्र में जो पदार्पण है या आरंभ है उसको करते समय खड़ी बोली के साथ साथ खड़ी बोली में ब्रज भाषा के अधिक मात्रा में शब्दों का प्रयोग इस कालखंड के कवियों ने किया हुआ दिखाई देता है। अंग्रेजी के कुछ शब्दों का भी जो प्रयोग है इस कालखंड के कवियों ने किया है। उसके साथ ही भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी आदि जो
भाषा हैं, उन भाषाओं के शब्दों के साथ साथ मुहावरे कहावतों का भी जो प्रयोग है वह किया गया है। तो इस युग की ब्रज भाषा, काव्य भाषा बनाने का इनका जो प्रयत्न है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और आगे चलकर द्विवेदी युग में इसका जो आधिपत्य है, यानी कि जो आरंभिक जो भाषाएं थी, ब्रज भाषा जैसे भाषाओं का जो आधिपत्य है वह नष्ट होता है और उसका स्थान हम देखते हैं कि काव्य भाषा और गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली अपनाती है या उसका स्थान ग्रहण करती है। तो इस प्रकार भारतेंदु युगीन साहित्य की ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमने यहाँ जिसकी चर्चा विस्तार के साथ की है। हम जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय का जो कालखंड है, तो इस कालखंड में ये समग्र विशेषताओं को लेकर इस कालखंड के कवियों ने लेखन किया है। जैसे कि राष्ट्रीयता या देश प्रेम से संबंधित उन्होंने कविता लिखी है। उसके साथ ही सामाजिक चेतना की जो कविता है इस कालखंड के कवियों ने लिखी है। तीन विभिन्न विषयों के साथ साथ हास्य व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया है। प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण करने का प्रयास इस कालखंड के कवियों ने किया है। इतना ही नहीं तो जो पुरातन है और जो नया है या नूतन है उसका समन्वय करने का प्रयास हुआ है। जो श्रृंगारिकता है, इसके पूर्व की जो साहित्यिक जो रचना है उसका भी उन्होंने स्वीकार किया है। श्रृंगारिक रचना के अंतर्गत सुंदर ढंग से श्रृंगार का वर्णन करने का प्रयास हुआ है। मुक्तक काव्य शैली या काव्य रूपों के अंतर्गत कई रूपों का प्रयोग इस कालखंड के कवियों ने किया है। अंग्रेजी तथा संस्कृत काव्य रचनाओं का अनुवाद भी इस कालखंड के कवियों ने किया है। और अंत में काव्य में ब्रज भाषा का जो प्रयोग है अर्थात इस कालखंड के कवियों ने किया है। आरंभिक कालखंड में हम देखते हैं कि इस युग के काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही थी, परंतु आगे चलकर ये जो ब्रज भाषा है उसके स्थान पर खड़ी बोली धीरे धीरे प्रस्थापित होती है। तो इस प्रकार भारतेंदु युगीन साहित्य की ये प्रमुख और चर्चित ऐसी प्रवृत्तियां या विशेषताएं रही हैं। इसके अंतर्गत हमने 9 प्रकार की विशेषताओं को देखा है। तो इस कालखंड के जो प्रमुख और चर्चित जो साहित्यकार हैं उन साहित्यकारों का उल्लेख भी यहाँ होना आवश्यक है। इन विभिन्न विशेषताओं को देखते समय कुछ प्रमुख और चर्चित जो कवि है उनका ही उल्लेख हमने किया है, परंतु इन प्रमुख और चर्चित कवियों के साथ साथ अन्य भी ऐसे बहुत कवि हैं जिन कवियों का इस कालखंड के साहित्य को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उल्लेखनीय ऐसे भारतेंदु कालीन जो साहित्यकार हैं या भारतेंदु युगीन जो साहित्यकार हैं जिसके अंतर्गत स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र तो प्रमुख रहे हैं, उसके बाद उपाध्याय हैं, उसके बाद भद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, बाबू रामकृष्ण वर्मा हैं, ब्रज चंद्र बल्लभी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास, बाबू तोताराम, केशव भट्ट, काशीनाथ खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री, उसके बाद विनायक राव या कवि नायक, उसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, लाला सीताराम, पंडित नथुराम, उसके बाद शंकर शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद भानु, श्रीधर पाठक, सुधाकर द्विवेदी, उसके बाद शिव सम्मति, नवीन लाल त्रिवेदी, राधा कृष्णदास, रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, उसके बाद माधव प्रसाद मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त इस कालखंड के प्रमुख और चर्चित ऐसे साहित्यकार रहे हैं। तो इस प्रकार जो भारतेंदु युगीन साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं इस पर एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है परीक्षा में आ सकता है। हम यह रुकते हैं। धन्यवाद।